आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। सवाल पूछना है अगर आपको, तो आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, साथ ही अपना सवाल पूरी तरह से साफ शब्दों में भेजे और आपके सवालों के आज जवाब देंगे जिगर धर्मशी हैं, सीनियर फंड मैनेजर है मोतीलाल ओसवाल से, और अजय केडिया हैं, एमडी और रिसर्च हेड है केडिया कमोडिटीज के। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले लेकिन देख लेते हैं इस वक्त की कमोडिटी मार्केट की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। कच्चे तेल की अगर बात करें तो शुरुआती कमजोरी तो दिखी रही थी। कल शाम के सत्र में भी गिरावट देखी, बीच में हालांकि रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन फिर से 2% के आसपास गिर चुका है। $104 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। नेचुरल गैस तेज गिरावट, एमसीएक्स पर 6% से ज्यादा टूट चुके हैं दाम। नाइमेक्स की बात करें तो यहां भी करीब 3% की गिरावट दिख रही है। वहीं सोने चांदी शुरुआती तेजी दिख रही थी, अब दायरे में आ गया है और निगेटिव जोन में अब आता फिसलता दिख रहा है। कॉपर को छोड़ आज सभी बेस मेटल्स में गिरावट है। निकेल और एल्युमिनियम में गिरावट सबसे ज्यादा है। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता से क्रूड और बेस मेटल्स की कीमतों पर यहां पर दबाव दिख रहा है। वहीं अगर एग्री मार्केट की कुछ बड़ी खबरें की बात करें तो मलेशिया का पाम तेल एक्सपोर्ट टैक्स कटौती पर विचार है। जो मौजूदा एक्सपोर्ट टैक्स है मलेशिया का वो 8% है, जिसे घटाकर जून तक 4 से 5% के आसपास किया जा सकता है। ऐसा मलेशिया के कमोडिटी मिनिस्टर की तरफ से बयान आया है और ये प्रपोजल वहां के फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी दिया गया है। ग्लोबल सप्लाई बढ़ाने की कोशिश मलेशिया की तरफ से हो रही है क्योंकि इंडोनेशिया से पाम तेल का एक्सपोर्ट बैन है। दूसरी खबर यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ रही है कि ग्वारगम इंपोर्ट के लिए जो नियम है उसको सख्त वहां पर किया जा सकता है। ये इस खबर से भी यहां पर सेंटिमेंटल इंपैक्ट हो रहा है। हालांकि क्रूड गिर रहा है, उससे ग्वार कीमतों पर भी दबाव है। ग्वारगम में आज 3% तक की गिरावट हम देख रहे हैं। वहीं मसालों की बात करें तो धनिया और जीरा 1 से 1.25% तक कमजोर है और हल्दी बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। एमसीएक्स कॉटन आज भी यहां पर तेजी है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब लौटते हैं, हमारे साथ अजय केडिया और जिगर धर्मशी जी बने हुए हैं। सबसे पहले पाम तेल मार्केट का ही अपडेट लेते हैं। केडिया जी, क्या लग रहा है मलेशिया के इस तरह से बयान से, क्या आपको लग रहा है सप्लाई की भरपाई करने की कोशिश मलेशिया की तरफ से हो रही है? नमस्कार। बिल्कुल, पूरे एडिबल पैक की अगर हम बात करें तो हमने काफी अच्छी गिरावट पिछले एक हफ्ते में बनते हुए देखी, चाहे हम पाम ऑयल की बात करें, रिफाइन की बात करें, सोया की बात करें। तो कहीं ना कहीं एक तो ये टैक्सेशंस भी है, साथ में हम सीजनैलिटी भी देखें तो ज्यादा करके हम देखते हैं अब धीरे धीरे जो पोर्ट कंजेक्शन है या जो कंसर्न्स बन रहे थे वो रमजान से पहले ये सिनेरियो दिख रहे थे, बट अब कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मलेशिया में जो टैक्स की कटौती का विचार है वो लाजमी है, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा कि इंडोनेशिया में जिस टाइम पहले हमने देखा था कि जो एक्सपोर्ट्स पे बैन किया था वो टेम्पररी एक रमजान के मौके पे हमने देखा जो भाव बढ़ रहे थे उसको रोकने के था। लेकिन कहीं ना कहीं मलेशिया और इंडोनेशिया बड़ा पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते और मार्केट में रिलीफ देना ही पड़ेगा, जिसके चलते हमें लगता है जो ये एक्शन लिया गया है इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट थोड़ा बहुत प्राइसेस पे पड़ेगा, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा फॉल नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि धीरे धीरे पोस्ट पैंडेमिक अगर हम देखें तो डिमांड में भी काफी इजाफा है। तो टेम्पररी एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट हम प्राइसेस पे आते हुए देखेंगे, बट इसका कोई बड़ा ऐसा सिग्निफिकेंट फॉल इमीडिएटली दिख रहा नहीं क्योंकि डिमांड भी अभी कंटिन्यू बना हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की जो सप्लाई है वो अभी भी कंसर्निंग है। तो वो मार्केट में अभी भी सप्लाई और डिमांड की जो इक्वेशन है उस पर इंपैक्ट डाले हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आज के सत्र में मलेशियाई पाम तेल में 2.25% के आसपास की गिरावट देखी, 6,300 रिंगिट के आसपास भाव आ गया है। अब पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि पाम तेल के दाम 10% तक कम हुए थे। अब देखते हैं, इंडोनेशिया से भी इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले 1-2 हफ्ते में वहां से भी एक्सपोर्ट बैन हटाए जा सकते हैं। चलिए दूसरी बड़ी खबर पर केडिया जी आपका ही व्यू चाहिए। ग्वारगम एक्सपोर्ट के जो नियम है उसको सख्त करने की तैयारी यूरोप की तरफ से चल रही है, क्या लग रहा है इससे कुछ असर एक्सपोर्ट पर होगा, इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है गम का? बिल्कुल, आज जैसे कुछ अपडेट्स आई उसके बाद हमने करेक्शंस भी आते हुए देखा प्राइजेस के अंदर, लेकिन आप ये देखिए रुपए में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं ऑफसेट कर रहा है। आई थिंक मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में और 1 तारीख से जो गिरावट है वो मुझे लगता है कि अदर एसेट क्लास में, चाहे हम इक्विटी की बात करें या बुलियन, बेस मेटल सबकी अगर बात करें, वहां पे हमने देखा है कि एक सेल ऑफ आया, उसका असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक्सपोर्ट के जो नॉर्म्स अगर कड़क होते भी हैं उसका टेम्पररी फॉल रहेगा, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा गवर्नमेंट के जो स्टेप रहे हैं एक्सपोर्ट्स को लेकर वो काफी सपोर्टिव रहे हैं। तो आई थिंक टेम्पररी एक थोड़ा पुल बैक है, बट ओवरऑल रुपी की गिरावट
और जिस ढंग से यूएस के प्रोडक्शंस बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गवार को अपलिफ्ट ही करेगा। तो इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हमने पिछले हफ्ते में भी एक फॉल आते हुए देखा, जहाँ पे गवार सीट 5800 का लेवल है और गवार गम में भी हमने देखा 11,200 का एक बेस बनाता हुआ दिख रहा है। तो एक टेम्पररी फॉल हो सकता है, बट अदर फैक्टर, चाहे रुपए की गिरावट की बात करें, चाहे यूएस के प्रोडक्शन की बात करें, ये कहीं ना कहीं सपोर्टिव रहना है, जो इस चीज को ऑफसेट करते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में भी आज कल की तेज गिरावट के बाद आज भी कमजोरी का रुख है। अब जिगर, आप बताइए कच्चे तेल में क्या लग रहा है, कितनी गिरावट की उम्मीद आपको यहां से और दिख रही है? गुड इवनिंग। जैसे प्रेशर क्रूड ऑयल में हमने देखा कि कंसिस्टेंट एक वीकनेस आई है, हायर लेवल से एक गिरावट का मोमेंटम आता हुआ दिखा है। मुझे लगता है कि ये जो सेलिंग प्रेशर है आगे और थोड़ा सा बढ़ सकता है। एक जो मेजर कंसर्न है वो मुझे लगता है कि चाइना की तरफ से जो लॉकडाउन के कंसर्न्स अभी भी वैसे ही है, कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है। और चाइना जो कि एक सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड का, तो वो एक सेंटिमेंट जो मूव है वो प्राइसेस को एक डिमांड कम होने की आशंका दिख रही है, उस वजह से प्राइसेस में गिरावट है। और ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न भी अभी है, तो उसकी वजह से भी डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसका हम प्राइस पे रिएक्शन आता हुआ देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो क्रूड का जो मोमेंटम है वो साइडवेज टू नेगेटिव ही रहेगा। हालांकि वॉलेटिलिटी काफी पीक पे रहेगी, बट मुझे लगता है कि ओके आज के सेशन में किसी भी डिले नहीं हो तो 7950 7930 का जोन काफी अच्छा रहेगा सभी के लिए। ओके, आपका व्यू सर केडिया जी, क्रूड को लेकर क्या है? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं क्रूड में और किस तरह के रेंज की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, कच्चे तेल में हम इससे पहले एक रेंज देख रहे थे, वो 7500 से लेकर 8000 के बीच में ही था। बट नो डाउट जिस ढंग से हमने देखा कि रशिया के जो आउटपुट है वहां पे बैंक्स की जो अपडेट थी उसके बाद प्राइसेस 85 भी दिखा दिया है। बट टाइमिंग मुझे नहीं लगता है कोई सीवियर बड़ा फॉल रहेगा। टेक्निकली चार्ट्स पे भी अगर हम देखें तो ब्रांड मल्टीपल ऑफ टाइम 97 98 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। एक चीज इंपॉर्टेंट रहेगी चाइना, बिकॉज चाइना की जो अभी गतिविधि है या हम लॉकडाउन की वजह से जो रिसेशन जैसा माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वीकेंड तक चाइना से अगर ये लॉकडाउन निकलता है तो कहीं ना कहीं चाइना की जो डिमांड वापस लौटते हुए दिखाई देगी, वो रिस्की एसेट्स या बेस मेटल या क्रूड में वापस सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो नो डाउट अब की जो गिरावट है वो थोड़ी और गिरा सकती है, बट ब्रांड मुझे लगता है 100-101 के आसपास जाके रुकता हुआ दिखाई देगा। वही डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में गिरावट के चलते उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट हमने क्रूड पे आते हुए नहीं देखा, बट डिस्पाइट एट 7700 तक के लेवल हम क्रूड डोमेस्टिक मार्केट में देख पाएंगे। तो ओवरऑल टेम्पररी फॉल रहेगा, बट ज्यादा बड़ा फॉल नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज चाइना अब वापस लौटता हुआ दिखाई देगा अगले हफ्ते से, जहां पर डिमांड में इंप्रूवमेंट रहेगी। तो आज के इंट्राडे के हिसाब से बेच के चलिए, 7750 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे, बट सस्टेनेबल नहीं रहेंगे ये। ओके, चलिए अब सवाल जवाब भी ले लेते हैं। करुणेश है हरिद्वार से, इंट्राडे के लिए एल्युमिनियम में रणनीति जानना चाह रहे हैं। जिगर, क्या सलाह देंगे एल्युमिनियम इंट्राडे के लिए? इंट्राडे में एल्यूमिनियम में काफी गिरावट आई है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन और भी एक्सटेंड हो सकता है, और ओवरऑल बेस मेटल्स में खास करके एल्यूमिनियम मुझे थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है। तो आज के सेशन में अगर करंट लेवल पे नहीं, बट अगर थोड़ा पुल बैक मिलता है, तकरीबन 231.50 से 232 की अगर रेंज आती है, तो वो लेवल काफी अच्छा रहेगा इंट्राडे सेलिंग के लिए। 234 के करीब एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा, और निचले स्तरों पे मुझे लगता है कि 227 और 225 ये टारगेट्स पॉसिबल आते हुए एल्युमिनियम को लेकर। अब अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर राय जानना चाह रहे हैं। क्रिश को क्या सलाह देंगे अजय जी? देखिए, कॉपर की बात करें तो काफी वॉलिटिलिटी बढ़ रही है। कल भी हमने देखा 740 के सपोर्ट से मार्केट उठता हुआ दिखाई दिया, 760 के करीब भी गया, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो चाइना मार्केट पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच व्यू है, बट टाइमिंग जैसे 760 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक एक प्रेशर कंटिन्यू रहेगा जो 748 से 750 का लेवल दिखा सकता है। बट डोंट कैरी योर शॉर्ट पोजीशन बेस मेटल, बिकॉज मल्टीपल ऑफ टाइम हमने लोअर लेवल से देखा है कि प्राइजेस में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट कीजिए। आज ट्रेंड वीक रहेगा, जो 748 से 750 तक का लेवल आज दिखा सकता है, तो कॉपर में आज बिकवाली रह सकती है। सवाल बेस मेटल्स को लेकर ही आ रहा है। गोविंद है, ये जानना चाह रहे थे कि लेड को किस भाव पर खरीदे। जिगर, लेड किस भाव पर खरीदना चाहिए? जी, लेड भी अगर देखा जाए तो लेड में काफी समय बाद अब थोड़ा सा ट्रैक्शन आता हुआ दिख रहा है, बट बीइंग अ बेस मेटल कॉम्प्लेक्स सारे मेटल्स के साथ लेड में भी हमने थोड़ी गिरावट आती हुई देखी है। मुझे लगता है कि कम से कम 2 से 3 रुपए की गिरावट अभी भी लेड में बाकी है। तो
अगर खरीदारी करके ही काम करना है तो आई वुड रिकमेंड 177, 178 ये लेवल्स अगर लेड में मिलते हैं तो वो लेवल काफी बेटर रहेंगे खरीदारी के लिए। 174 का स्टॉप फॉलो करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि 185, 186 के लेवल दोबारा आते हुए दिख सकते हैं। इवन अगले कॉलर हैं, उनका भी सवाल लेड पर ही है। हरविंदर सिंह है जम्मू से। केडिया जी, इन्होंने 187 पर खरीद रखा है लेड, लॉन्ग पोजीशन है इनके पास, काफी नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए इनको? 180 के आसपास भाव आ चुका है। देखिए, पूरे बेस मेटल पैक में अगर हम लेड की बात करें तो लेड काफी अट्रैक्टिव कमोडिटी है, बिकॉज अक्टूबर ऑनवर्ड देखेंगे तो 180 के नीचे नहीं जा पा रहा है और ना ही 190 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। रादर देन बाकी कमोडिटीज के अंदर बड़ा सेल ऑफ भी देखा, रिकवरी देखी। आई थिंक प्राइसेस ये रेंज में ही रहेगा। इनको ध्यान रखिए, जब तक 180 के नीचे प्राइस नहीं होल्ड करता है, इनको वापस जंप 85, 86 तक का मिल जाएगा। 180 के नीचे जाता बनेगा तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। आज भी दिन के सेशन में हमने थोड़ी बहुत रिकवरी देखी, बट आई थिंक थोड़ा प्रेशर बना हुआ है चाइना को लेकर, पूरे पेसिमिस्टिक बना हुआ है पूरे बेस मेटल में। बट 180 का एक लेवल है जो मुझे लगता है कि ये होल्ड रहेगा। 84, 85 तक का जंप मिलता है, वहां पे एक बार ये रिव्यू कर सकते हैं। बट आई थिंक 180, 190 का जो दायरा है, इसी में मार्केट ट्रेड करेगा। ओके, चलिए अगले दर्शक भी बेस मेटल्स पर ही हैं। बेस मेटल्स काफ़ी एक्टिव हो गया है और कई सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। सुरजीत हैं दिल्ली से। जिंक इनको 5 लॉट खरीदना है, किस भाव पर खरीदना फायदे का सौदा रहेगा? जिगर आप बता दीजिए, 5 लॉट बाइंग करनी है इनको, स्टॉप लॉस भी बता दीजिएगा। देखिए, जिंक में अगर खरीदारी करनी है तो जैसे हमने देखा है कि बेस मेटल्स में एक सेलिंग मोमेंटम है, चाइना को लेकर काफी कंसर्न्स है, ग्लोबली ग्रोथ कंसर्न्स को भी काफी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं डिमांड फैक्टर्स इम्पैक्टेड रहेंगे, तो प्राइसेस अभी थोड़ा दबाव में है। तो अगर इनको खरीदना मच बेटर रहेगा तो एवरेजिंग होते हुए उनका मच बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा और रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो सकता है। तो खरीदारी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एक फर्स्ट सेट ऑफ एंट्री तकरीबन 309 के करीब अगर मौका मिलता है तो वहां पर खरीदे, और 307, ये जो 309 और 307 की रेंज में थोड़ी खरीदारी करके चल सकते हैं अपने 5 लॉट, और 304 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। मेरा जो जिंक के लिए ब्रेकआउट है वो 314 के करीब का है। 314 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दोबारा से 319, 320 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो 2-3 रुपए नीचे अगर मौका मिलता है तो वहां से खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए। यानी 307 रुपए से 309 रुपए के बीच में आप खरीदारी करने की कोशिश करें जिंक में। 304 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूले, स्टॉप लॉस जरूर रखें। और फिर 314 पहला रेजिस्टेंस है, वो टारगेट अगर पूरा हो जाए फिर 319 रुपए के दूसरे टारगेट के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शक है एसके हैं इंदौर से। सिल्वर मिनी में ट्रेडिंग रणनीति जानना चाह रहे हैं केडिया जी, क्या रेंज भी इनको बता दीजिए और क्या टारगेट स्टॉप लॉस दे रहे हैं आप? देखिए, पूरे बुलियन पैक की बात करें तो जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स हम 20-22 साल के हाई पे देख रहे हैं, साथ में बॉन्ड यील्ड में तेजी है, जिसके चलते सोने चांदी में हमने जबरदस्त गिरावट आते हुए देखा। बट हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो 60,000 का एक 58-60,000 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। तो आई थिंक करंट मार्केट से या 61, 100-200 के करीब भी अगर मिनी वाला मिलता है लेके चलिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 60,000 का मेंटेन करके चलिए। मैं व्यू इनको जो दे रहा हूँ वो करीबन महीने 2 महीने का है, जहां पे मुझे लगता है 66,000 तक का लेवल आपको 1.5 महीने के अंदर मिल जाएगा। इंट्राडे में वॉलिटिलिटी बनी हुई रहेगी, बट आई थिंक इवनिंग सेशन जो है यहाँ पे हम सोने और चांदी में एक रिकवरी देखेंगे, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में हाई लेवल पे थोड़ा प्रेशर बना हुआ है। तो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म भी चांदी में ठीक लगता है, और करंट लेवल से भी इंट्राडे के लिहाज से भी बाइंग की जाए। जब तक प्राइसेस 60,000 के ऊपर मेंटेन या $21 के ऊपर इंटरेस्ट में मेंटेन है, कहीं ना कहीं प्राइसेस में बाउंस कंटिन्यू रहेगा। ओके, 60,000 का लेवल जब तक इसमें बचा हुआ है तब तक आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। तो केडिया जी 61,660 पे है सिल्वर मिनी, 30 जून का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाने की सलाह दे रहे हैं? 60,600 के स्टॉप लॉस से लेके चलिए, इमीडिएट टारगेट 62 का रहेगा। एक टारगेट अगर आप डे ट्रेडर या 1-2 दिन के लिहाज से कर रहे हैं तो 60,600 का स्टॉप लॉस ध्यान से जरूर लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद आप ट्रेड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। पवन है हिसार से। कॉटन केक 3400 तक क्या जून का वायदा जा सकता है? केडिया जी आपसे ही सवाल जानना चाह रहे हैं, आपके बड़े फॉलोअर हैं, हमेशा आपको ढूंढते रहते हैं। क्या लग रहा है कि जून का वायदा 3,400 तक जा सकता है 20 से 30 दिनों में?
देखिए मुझे लगता है कि बीच में जो गिरावट आई थी वो एक मार्केट में माहौल बन गया था या बना दिया गया था कि क्वालिटी इशू है, डिमांड नहीं है बिल्कुल में, और उसकी वजह से हमने प्राइसेस को 2780 तक का भी लेवल बनते हुए देखा। दूसरी ओर अगर आप कॉटन की बात करें तो कॉटन में जबरदस्त तेजी बनी हुई है अभी भी। गवर्नमेंट एक्शन के बावजूद हमने ये तेजी देख रही जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि फंडामेंटल काफी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि जून की जगह पे आप जुलाई तक का व्यू लेके चलिए, क्योंकि टाइमिंग मुझे लगता है 25 मई तक मार्केट 3120 के ऊपर नहीं जाएगा और ना ही 2850 के नीचे जाएगा, ये दायरे में ही ट्रेड करेगा। 10-12 जून के बाद मुझे लगता है ये ब्रेकआउट देकर वापस जो पहले हमने मल्टीपल ऑफ टाइम जो मैं बताता था कि 3000 से लेकर 3400 का रेंज है, वो रेंज वापस दिखने लग जाएगा आपको, जो ऊपर में मुझे लगता है कि 3320 से 3340 तक के लेवल दिखा दे। बट इन ऑल खाली 10 जून तक मार्केट में थोड़ा रेंज बाउंड या एक रेंज में रहेगा। बट 10-12 जून के बाद मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल केक में फिर से एक उछाल देखने मिल जाएगा। चलिए, ये कॉटन केक में माइनर कुछ फैक्चुअल एरर है, वो कॉल मैं वापस आपके पास लेकर आता हूँ। जो केडिया जी का जो कॉटन केक का कॉल है वो मैं आपको वो लेवल दोहरा देता हूँ। ये 3020 पे बेचने की सलाह है, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 3060 रुपये का, और जो टारगेट है वो है 2950 रुपये का। ये ध्यान रखिएगा, 2950 का ये कॉटन केक का जून कॉन्ट्रैक्ट है। जून के बाद इनको लग रही है कि तेजी है। लेकिन केडिया जी, एक और सवाल मैं आपसे कॉटन केक को लेकर ये पूछना चाह रहा हूं कि सोया मिल के इंपोर्ट की जो इजाजत दी गई है, इससे क्या नुकसान होगा? लग रहा है उसका दबाव बनेगा कॉटन केक पर। देखिए, कॉटन सीड ऑयल केक का जो कंजम्पशन है वो कैटल फीड्स में ज्यादा जाता है, और जो सोया मिल्क की बात कर रहे हैं वो पोल्ट्री फीड्स में ज़्यादा जाता है। और सेकेंडली जो हमने बार बार में पहले भी बात रखी थी कि कॉटन सीड ऑयल केक ज़्यादा करके फैट के इंक्रीमेंट के लिए काम आता है, ना कि प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए वी हैव मैनी अदर, चाहे हम गवार की बात करें या सोया डीओसी की बात करें, वहाँ पे आता है। लेकिन दूध में फैट कब बढ़ता है? जब शादी ब्याह या हम बोल सकते हैं होरेका इंडस्ट्री से डिमांड बढ़ती है। सेकेंडली जून ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो मिल्किंग सीजन स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई थिंक के जो सोया मिल्क के इंपोर्ट की बात करें उससे पोल्ट्री इंडस्ट्री पर डेफिनेटली एक रिलीफ मिलेगा। बट कैटल फीड में खास करके कॉटन सीड ऑयल केक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम खाली दूध प्रोडक्शन और उसमें भी फैट की मात्रा अच्छी रहे उसके लिए यूज होता है, तो उसका डायरेक्टली कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, बाकी जो खल है या हम बोल सकते हैं चारा, उनमें थोड़ी कमी आती है, उसका एक साइकोलॉजिकल फर्क है, बट उतना मेजर फर्क नहीं पड़ता हुआ दिखेगा। ओके सर, केडिया जी आपसे एक और सवाल इनका था पवन का कि जून ग्वार सीड का निचला स्तर क्या देख रहे हैं आप जून वायदा का? देखिए, टाइमिंग पूरे एग्री पैक के अंदर जो हम गिरावट देख रहे हैं वो एक कैस्केडिंग इफेक्ट है पूरे असेट क्लास का। जैसे कल का दिन मैं बताता हूँ, ऐतिहासिक दिन है। कल का दिन हमने देखा सोमवार को इक्विटी भी टूटा, कमोडिटी भी टूटा, करेंसी भी टूटा, एग्री कमोडिटी भी टूटा और बिटकॉइन भी टूटे। तो जब भी ऐसा कुछ फॉलो बैक आता है तो हम देखते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग या एक लॉन्ग लिक्विडेशन जैसी सिचुएशन बनती है। इसी की चपेट में गवार पिछले 10 दिन से आया हुआ है, जो नीचे में मुझे लगता है 5850 का एक बेस बना दिया है। इसके नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, वहां पे आप बाइंग करके चलिए। ओवरऑल 6400 का लेवल तोड़ देता है तो हम आगे जाकर 6,500 से 7,000 का भी लेवल देख पाएंगे। अगले दर्शक किशन है नासिक से, किस लेवल पर धनिया खरीदे? केडिया जी, धनिया किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए इनको? देखिए, जीरा और धनिया हमने पहले भी कहा था कि फंडामेंटल काफी मजबूत है, जो लॉन्ग टर्म के लिए तेजी का ही रुख रखेंगे। लेकिन टाइमिंग जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका था, जिसकी वजह से हमने एक बड़ा करेक्शन भी आता हुआ दिखाई दिया। टाइमिंग मुझे लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए, जो 11,000 से लेकर 10,600 तक के लेवल दिखा सकता है। तो टाइमिंग बाइंग मत कीजिए। ओवरऑल फेयर प्राइस जो रहेगा 10,500 10,600 के करीब रहेगा। इंट्राडे मतलब कल तक की बात करें तो 11,150 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। चलिए, अगले दर्शक प्रमोद हैं रेवा से, सोया तेल और सरसों का 10 दिनों में भाव क्या हो सकता है? सोया तेल और सरसों को लेकर आपका व्यू क्या है केडिया जी? 10 दिनों का भाव बता दीजिए सिर्फ। देखिए, सोया तेल
में भी हमने थोड़ा सा रिलीफ बनते हुए देखा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो हमने सभी एडिबल ऑयल में तेजी देखी, बट डोमेस्टिक मार्केट में जिस ढंग से हमने मस्टर्ड की क्रॉप बम्पर आते हुए देखी, इसका एक असर हमने प्राइजेस पे पड़ते हुए देखा, जो बड़ा जंप नहीं आया है। अगले 10-12 दिन मार्केट कंसोलिडेट में रहेगा, कोई बड़ा जंप नहीं है, थोड़ा बहुत फॉल बैक इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए दिखाई दे रहा है। आपको ध्यान रखना है सोयाबीन की सोइंग पे, जिसमें उम्मीद है कि इस बार अगेन ऊंचे भाव के चलते अच्छी सोइंग रहेगी, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरे एडिबल पैक पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। बट ये 10 से 15 जून के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे एडिबल पे इंपैक्ट पड़ेगा, बट 10-12 दिन के अंदर मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगा। बट एक कॉशियस रहिए, पूरे एडिबल पैक पे मुझे लगता है 10-12 जून के बाद एक जबरदस्त गिरावट का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। तो जो भी तेजी है वो 8-10 जून तक रहेगी, उसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा करेक्शन पूरे एडिबल ऑयल पैक पे आता हुआ दिखाई देगा। अगले दर्शक है संजय हैं बिजनौर से। 782 पे इन्होंने कॉपर लॉन्ग कर रखा है और 8090 पर क्रूड माइनस कर रखा है। जिगर क्या सलाह देंगे इनको? कॉपर लॉन्ग है 782 और 8090 पर क्रूड शॉर्ट है। जी, अगर कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है कॉपर में, बट हालांकि मैं 780 तक का अपसाइड का मोमेंटम नहीं देख रहा हूं। तो मुझे लगता है कि कॉपर कहीं ना कहीं 760 से 63 का एक लेवल है, वहां तक आ सकता है। तो वहां पर एक बार अपना लॉस को थोड़ा कम करके फिर वहां पर अपनी पोजीशन को रिकंसिडर करके देख सकते हैं। अगर 763 के ऊपर ही अगर सस्टेन होगा तभी बहुत ज्यादा तेजी आएगी, अदरवाइज दोबारा से एक साइडवेज टू लोअर रेंज में ट्रेड करता हुआ रहेगा। क्रूड की अगर बात करें तो क्रूड में मेरा बायस थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव है। मुझे लगता है कि क्रूड में थोड़ी गिरावट और भी आ सकती है, हालांकि वॉलेटिलिटी काफी रहेगी क्रूड के लिए, बट बायस नेगेटिव है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि क्रूड में 7750 से 7600 के टारगेट्स आने वाले 1 से 2 दिनों में आते हुए दिख सकते हैं। जी वक्त कम है, एक और दर्शक आप ही से जानना चाह रहे हैं, चेतन एमपी से है, चांदी पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, ये चांदी में क्या करना चाहिए आज के लिए, इंट्राडे के लिए सिर्फ बता दीजिए। इंट्राडे के लिए मुझे लगता है चांदी में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलनी चाहिए। 6100 में बाय कीजिए, 60,600 का स्टॉप लॉस रखिए, 62,000 तक का लेवल एक जंप देखने मिल सकता है इवनिंग सेशन में। जी एक और सवाल महेश गुप्ता जी का है, 12 बंक यूपी से। कल भी इन्होंने सवाल भेजा था, इनको जवाब नहीं दे पाया था। मेंथा ऑयल का व्यू जानना चाह रहे थे, क्या रेंज आप देख रहे हैं? वेदर डिस्टर्बेंस के चलते हमने प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा जंप देखा है, सोइंग एरिया में भी कमी है, डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होने की उम्मीद है, जिसके चलते प्राइजेस में जंप है। इमीडिएट में तो 1140 का लेवल है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नए सीजन का अराइवल होने से पहले पहले हम 1180 तक का लेवल देख पाएंगे। फटाफट से 10 सेकंड में बता दिए, जीरा में एंड में कहां तक जा सकता है केडिया जी? जीरे में गिरावट बढ़ सकती है, जो 20,500 से 600 का लेवल इमीडिएट है, बट ओवरऑल फेयर प्राइस 20,000 का रहेगा, जहां पे आप वापस लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। तो 20,000 20,200 का वेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए। प्रिया केडिया जी, आपका जिगर, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के ज्यादातर सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वदेश विशेष। नमस्कार।